हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय रीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट कर चुके थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वहां से नहीं देखा है तो अभी तक देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बच्चा क्या है जो हमारे पास +1 क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या है और उसके बाद हमारे पास स्टैटिक्स क्या था या आंकड़े क्या होते हैं। तो हर नंबर को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते, जिसमें हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसी को हम सांख्यिकी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेम बात करते हैं जो हम सांख्यिकी में जो डाटा यूज कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 2 में हमारे पास चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, या हिंदी में बोलेंगे तो आंकड़ों का संकलन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने जो स्टैटिक्स में जो डाटा लिया है वो हमें कहां से मिलता है, हम उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, किस किस तरह का डाटा है हमारे पास। तो जो डाटा है, सबसे पहले डाटा की बात कर लेते हैं कि डाटा क्या है। तो जब डाटा जो है हमारे पास, ये हमारे पास आंकड़े हैं। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है कहीं से भी, तो जो हम नंबर ऑफ डाटा, मतलब नंबर में जो हम क्वांटिटी इकट्ठी कर रहे हैं जिससे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो वो हमारा डाटा है। क्या है हमारे पास? डाटा। अब जो डाटा है वो हमें दो तरीके से मिलता है। ठीक है, पहला प्राइमरी सोर्स होते हैं उसके, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो ये सोर्स के अकॉर्डिंग है। आगे हम करेंगे कि प्राइमरी डाटा और प्राइमरी सोर्स क्या है, इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स, जिसको हिंदी में होता है प्राथमिक स्रोत। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको अपने एरिया में पता करना है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जाके, ठीक है, या अपने अंडर लोगों को लगा के आप पूछना चाहते हो, मतलब एक एक इंसान से पूछना चाहते हो कि बस तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जो आपके पास जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उसी को बोलेंगे हम प्राइमरी डाटा। क्या बोलेंगे उसको? यहीं पे कर लेते हैं उसको। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। कौन से आंकड़े? प्राथमिक। ठीक है, तो ये वो आंकड़े हैं जो हम पहली बार इकट्ठे करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब किसी की शुरुआत कहां से हो रही है, तो जहां से हम वो लेकर आ रहे हैं डाटा, वो क्या है? हमारा प्राथमिक स्रोत है। क्या है? क्या है? प्राथमिक स्रोत। ठीक है, वही बात करें सेकेंडरी डाटा या सेकेंडरी सोर्स, क्या होता है हमारे पास? जो डाटा ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, जैसे मुझे कोई हमें चाहिए था, कोई डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैं किसी एजेंसी के पास जाऊंगी जिसने पहले से कोई डाटा कलेक्ट करके रखा होगा। वो हमारे न्यूज़पेपर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो डाटा कलेक्शन करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे डाटा कलेक्ट करके और फिर अपना कंक्लूजन निकालूंगी। तो वो क्या होगा? जहां से मैं लेकर आ रहा हूँ सेकेंडरी डाटा, मतलब खुद तो जा नहीं रही हूँ, उसके ओरिजिन पॉइंट से नहीं ले रही हूँ, ऑलरेडी वो पहले से इकट्ठा है, उसको मैं अब यूज कर रही हूँ, तो वो बनेगा हमारे पास सेकेंडरी डाटा। क्या बनेगा हमारे पास? सेकेंडरी डाटा और द्वितीय आंकड़े। ठीक है, और वो सोर्स कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, ये मतलब द्वितीय स्रोत। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि जैसे मैंने डाटा कलेक्ट करा, मैं गई अपने इलाके में गई, मैंने वहां से हर एक चीज से बोला कि मतलब घर में सर्वे करने गई, जैसे बात कर लेते हैं सेंसस की, तो वहां पे मैंने जो डाटा कलेक्ट करा वो मेरा है प्राइमरी डाटा और प्राइमरी सोर्स से गई मैं। लेकिन मेरी ही फ्रेंड है, उसको भी वही डाटा की जरूरत पड़ी है, तो मैंने उससे कहा कि चल मेरा डाटा तुम ले लो, उससे तुम यूज कर लेना। तो मेरी फ्रेंड के लिए वही प्राइमरी डाटा क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी डाटा। और मैं क्या कहलाऊंगी? जो मैंने उसको दिया तो मैं सेकेंडरी सोर्स कहलाऊंगी कि मैंने क्या है? सेकेंडरी सोर्स के लिए डाटा दिया। अगर हम स्टार्ट करें, मतलब देखें कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। एक इसमें हम वर्ड यूज करेंगे इन्वेस्टिगेटर, हिंदी में अनुसंधानकर्ता। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर क्या होता है कि जिसको आंकड़े की जरूरत है, ठीक है, जिसको आंकड़े की जरूरत है या जो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है उसको हम अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। तो प्राइमरी डाटा में क्या होता है? जो अनुसंधानकर्ता होता है वो खुद जाता है और खुद आंकड़े इकट्ठे करता है। ठीक है, लेकिन हम सेकेंडरी डाटा में बात करें, और यहाँ पे जो, चलो बात कर लेते पहले सेकेंडरी डाटा की बात करें, तो जो अनुसंधान करता है उसने पहले से आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, वो किसी और पर्पस के लिए वो आंकड़े यूज कर सकता है कोई और। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डाटा है, अभी मेरा जो डाटा है वो, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कितने बच्चे एजुकेशन में हैं, कितने बच्चे एजुकेशन में हैं। तो मेरा यहाँ प्राइमरी फंक्शन में ये है। लेकिन अगर मैं वही 2 साल बाद, जैसे 2020 में मेरा पर्पस है कि कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं 6 to 14 ईयर के, ठीक है, अगर मैं 2024 में जाके वही चीज दोबारा ये वाले डाटा में यूज करूंगी तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
यहाँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो अलग है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो अलग है, क्योंकि डाटा क्या है हमारा अलग अलग टाइप का है। स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, अब इसमें हम जो मेन हमारे पास डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं, किस किस बेसिस में इसमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो अंतर है हमारा, सबसे पहले हम करेंगे ओरिजिनलिटी या मौलिकता पर। तो मतलब कौन सी चीज ज्यादा ओरिजिनल लगेगी हमें, जो हम फर्स्ट टाइम लेके आए या जो सेकंड टाइम लेके आए हैं, ठीक है। मतलब जब हम खुद गए, मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद गया, उसने खुद लोगों से पूछताछ की या डाटा कलेक्ट करा, तो जो प्राइमरी डाटा है वो ज्यादा ओरिजिनल है एज कंपेयर सेकेंडरी डाटा से, ठीक है। तो पहले में हमारे पास अंतर होगा वो क्या होगा उसमें, ओरिजिनलिटी में। तो आपको लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए। अगर आपको अंतर आता है तो आप लिखोगे यहाँ पे, या तो डिफरेंस करके लिख दो। ओरिजिनलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्राथमिक की, और द्वितीय की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य में हमारा अंतर हो सकता है कि मैंने पहले तो डाटा कलेक्ट करा वो किसी और पर्पस से करा है, और जो मैं सेकेंडरी डाटा यूज कर रही हूँ वो किसी और पर्पस से करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। थर्ड हम बात करें डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या, अब मैं अकेले तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर नहीं सकती, क्योंकि अगर मुझे पूरे जैसे चंडीगढ़ में जाना है पूरे में डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, मुझे अरेंज करने पड़ेंगे आगे, ठीक है, अपॉइंट करने पड़ेंगे, और उनको बोलूंगी कि जाओ आप डाटा कलेक्ट करके लेकर आओ, ठीक है, लोगों से। तो मैं क्या करूंगी, उनको पे भी करूंगी, है ना। तो मुझे क्या पड़ेगा, एक तो और टाइम का भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है, एक और वर्ड लिख सकते हैं इसमें, समय की, समय सीमा, ठीक है, टाइम लिमिट हमारे पास। तो डिफरेंस इन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे अपनी टीम बनानी पड़ रही है, उनको भी पे करने पड़ रहा है, तो ये मेरे को ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। प्राइमरी डाटा जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब पहले से कलेक्ट है, वो जाके मुझे सिर्फ लेना है, ठीक है, वो यूज करना है, तो वो मेरा सेकेंडरी डाटा। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो ज्यादा प्राइमरी डाटा की पड़ेगी और सेकेंडरी डाटा में कम पड़ेगी। फोर्थ, टाइम की बात कर ले। प्राइमरी डाटा है, मुझे जगह जगह जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्राइमरी डाटा के लिए टाइम ज्यादा चाहिए एज कंपेयर सेकेंडरी डाटा के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम है वो प्राइमरी डाटा के लिए ज्यादा है, सेकेंडरी डाटा के लिए कम है। और एक प्रोफेशनल की बात करूं या मल्टी लैंग्वेज की बात करूं, तो जो हमारे पास प्राइमरी डाटा वाले जो है हमारे पास टीम है, उसके अंदर ज्यादा हमारे क्वालिटी के लोग होने चाहिए, क्योंकि उन्हें लोगों की लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए। आगे करेंगे हम ये चीज, ठीक है, कि क्या क्या सुटेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, जैसे मैंने अभी कोई डाटा लिया, ठीक है, ए ने कोई डाटा लिया, ठीक है, एबीसी कोई भी डाटा ले लिया, ठीक है, उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया, उसी टाइम बी ने भी सेम डाटा लिया, ठीक है, मतलब ए ने कोई डाटा लिया एबीसी, मेरा पर्पस पूरा हो गया, फिर कोई बी आया, उसने कोई वही सेम डाटा लिया एबीसी, डाटा कुछ भी हो सकता है, लिया, लेकिन ये जो मैंने पहली बार यूज करा ये मेरा प्राइमरी डाटा था, लेकिन अब उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जब डाटा जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, ठीक है, मतलब जो बेसिक डाटा है, जो प्राथमिक डाटा है, वो हमें कैसे कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 5 मेथड है। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। सेकंड है हमारा इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो हमें बातें मतलब अपने इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, स्थानीय स्रोतों द्वारा संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट है मेलिंग मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है कि डाक प्रश्नावली विधि क्या है, ठीक है, इससे कर सकते हैं। यूमुलेटिव मेथड मतलब गणक विधि। अब ये हमारे पास है 5 मेथड, जिनसे हम क्या करते हैं, जो बेसिक डाटा है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे एक एक करके कि फर्स्ट बाय मतलब एक एक करके हम करेंगे कि इनमें होता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इसकी हानि क्या है, और हम इनको कैसे यूज में लेकर आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता क्या है। इसमें क्या होता है बच्चा कि जो अनुसंधान करता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटर है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ खुद जाता है या आगे लोग अपॉइंटमेंट करता है, वो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट मिलते हैं, लोगों के कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं। जैसे आपके घर में जनगणना करने वाले आते हैं, ठीक है, कोई सर्वे करने वाले आते हैं, तो आपके घर में आते हैं डायरेक्ट, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले बात करते हैं तो जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, इनके आगे पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ लो सिर्फ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारे पास टाइम लिमिट बहुत ज्यादा होती है, फिर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, फिर जो इसके लिए हमने लोग आगे अपॉइंट करे हैं वो क्या होने चाहिए बच्चा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होने चाहिए, है क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लोकल एरिया में जा रहे हैं तो कोई किसी तरह की लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारे यहाँ इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो जरूरी नहीं है कि एक एरिया में जितने लोग रहते हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। तो उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, उनको पेशेंट होना चाहिए, मतलब उनको धैर्य होने चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनसे हम पूछ रहे हैं हो सकता है वो लिटरेट हो या ना हो, उनको हमारी लैंग्वेज समझ आ रही हो ना आ रही हो, तो जैसे कोई चला जाए और उसको उसकी लैंग्वेज ना समझ आए तो उसको बड़ी इरिटेशन हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको मतलब बहुत पेशेंस रखने चाहिए अपने पास। और उसके बाद उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास यूज कहाँ होती है, इस हम मेथड को कहाँ यूज करते हैं, मतलब जहां पर एरिया बहुत बड़ा है, जैसे अगर मैं बोलूं पूरे चंडीगढ़ में मुझे डायरेक्ट इन पर्सन इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो इम्पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो जाता है, इसलिए वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए ये सबसे पहले सुटेबल कहाँ पर है हमारे पास, जहाँ पे लिमिटेड एरिया हो, क्या हो हमारे पास लिमिटेड एरिया हो, ठीक है। और जहाँ पे हमें जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा, मतलब हमें एक एक्यूरेट डाटा चाहिए हो, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो इसकी हम अगर बात करें कि इसके मेरिट क्या हैं, तो मेरिट ये ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। सेकंड ये इलास्टिक होते हैं, हमें एक वर्ड आता है अच्छा इलास्टिक, ठीक है, मतलब इलास्टिक है हिंदी में बोलते हैं लोचशील। तो मुझे लोचशील क्या होता है कि अगर हम जाते हैं या कुछ करते हैं, अगर हमें लगता है कि इसमें से हमें कोई डाटा रखना है, कुछ हटा देना चाहिए जो इनवैलिड है, तो उसको हम कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सब किसमें करते हैं, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक जैसे डाटा होते हैं, मतलब अगर मुझे चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो सारा जो डाटा होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इससे भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, बट किस तरीके से करते हैं, इसमें तो हम क्या कर रहे थे कि खुद जा रहे थे या अपॉइंट कर रहे थे लोगों को, वो जाके ले रहे थे। तो इसमें क्या होता है, एक चीज मैं बताना भूल गई थी यहाँ पे, इसमें क्या होता है हमारे पास पक्षपात ज्यादा हो सकता है कि कई बार में कोई लोग डाटा छुपा भी लेते हैं, कई इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पाते, तो इसमें ऐसा भी एक डिमेरिट आ जाता है इसका। लेकिन इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब आप प्रत्यक्ष बोल रहे हैं लेकिन हमें कौन सा मिल रहा है, हमारे पास प्राइमरी डाटा ही मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम कोई एरिया था, मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी क्लास है और क्लास में बच्चों ने लड़ाई झगड़ा करा और आप वहां पे थे, ठीक है, आप वहां पे थे, सारी लड़ाई देख रहे थे, आपके टीचर आए, टीचर ने सारे एक एक बच्चों से ना पूछकर सिर्फ जो क्लास का मॉनिटर था, मतलब वो भी लड़ाई देख रहा था, आप ही थे सपोज, ठीक है, तो आपको बुला लिया और उससे पूछा कि भाई बताओ लड़ाई किस बात पे हुई थी, क्या कारण रहा और किसने किसको क्या कहा, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, मतलब कि जो हमारे पास मौके पर उपलब्ध है, मौके पर मतलब शामिल है उस चीज में, अपने आंखों से उस चीज को देख रहा है, वही आके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको बोलते हैं विटनेस, हिंदी बोलते हैं साक्षी, मतलब जो उस घटना का साक्षी है या विटनेस है उससे हम क्या ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब उस बच्चे ने या जिससे हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसने वो सारी घटना देखी हो और वो हमें बताए। जैसे हम अपने दादा दादी से पूछें कि कि उनके समय में हमारे देश में जो व्यापार थे, अपने आपके एरिया में जो व्यापार थे वो कैसे होते थे या सामान कैसे बेचते थे, ठीक है, तो वो सारे क्या है, हम उस टाइम वो थे इसलिए वो हमें बता रहे हैं, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ये हमारे पास कहाँ सुटेबल होता है, जो एरिया लार्ज एरिया होता है, क्योंकि लार्ज एरिया में हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा लिमिटेड एरिया होना चाहिए, यहाँ पे हमारा एरिया कैसा होगा, लार्ज होगा, जहां से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, इसमें बात करें कि कम खर्चीली होती है, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि और हम किसी और से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हो सकता है जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकले, रॉन्ग भी निकल सकता है, ठीक है, पक्षपात भी हो सकता है। जैसे आपका मतलब आप अपने फ्रेंड के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, आपकी लड़ाई हो गई तो आप टीचर को सिर्फ अपने बारे में, दूसरे के बारे में बता दोगे, अपने फ्रेंड के बारे में नहीं बताओगे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट। अब इसमें क्या होता है कि जिसको प्राइमरी डाटा की जरूरत होती है वो क्या करेंगे, अपने लिए मतलब अपने इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग जगहों पे, मतलब सोर्स के लिए लोकल एरिया में क्या करेंगे, अपने मतलब अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, और उनको अपनी लैंग्वेज में मतलब जहां की उनकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता, उसने आगे अपॉइंट कर रखे होते लोग और उनको लोकल एरिया में भेज देंगे, जिसको जो लैंग्वेज आती होगी वो उस एरिया में चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डाटा होता है वो कॉन्टिन्यूसली आता रहता है, डे बाय डे जितना भी होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर में सुनते हो या न्यूज टेलीविजन पे देखते हो, टेलीविजन में आपको जो न्यूज चैनल बता रहा है वो सामने बैठे हुए हैं और उनके जो लगे हुए हैं कैमरामैन माइक जो लेके बोलते हैं, टीवी में आपने देखा होगा, वो दूसरे एरिया से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो वो ये वही चीज है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो इसके अगर हम बात करें इसका कि कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, तो जो एरिया लार्ज है, सेम ये भी हमारे पास कहाँ होते हैं, जो एरिया लार्ज है और खर्चीली होती है, क्योंकि आगे हमने अपॉइंट कर रखे हैं तो उनको भी हमें पे करना होता है। और सेम बात करें हमारे पास इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेट भी आती है, ठीक है। तो ये और जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सामने से वो क्या हो सकते हैं कि पक्षपात भी कर सकते हैं कि अपने एरिया में कुछ न्यूज छुपा दी और बाकी कुछ बता दी, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट है सबसे मेलिंग मेथड, मेलिंग और ये गणक विधि, जो दो विधि है हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से। तो मेलिंग मेथड में क्या होता है कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले हमारे पास लार्ज एरिया में इंपॉर्टेंट होती है कि जो एरिया क्या होता है काफी लार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, ये सिर्फ हमारे जो शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, जो उसको सूचनाएं चाहिए, ठीक है। जैसे हमें सपोज हमें देखना है कि घर में कितने व्हीकल है, ठीक है, जितने भी है या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन, कार है या स्कूटर है, कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, एक प्रश्नावली तैयार करेगा, एक क्वेश्चन लेयर तैयार करेगा, उसमें क्वेश्चन भी कुछ होते हैं, हम करेंगे कि कैसा होनी चाहिए प्रश्नावली। तो एक मतलब एक प्रश्नावली तैयार करेगा और डाक के थ्रू मतलब मेल के थ्रू वो लोगों के पास भेज देंगे, ठीक है। और लोग क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग मतलब जो उनको लगता है कि जैसे आपके पास कार है, यस और नो, तो वो आंसर टिक करके आपको क्या करेंगे, वो दोबारा से मेल करके आपके पास भेज देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अच्छा ये ज्यादा क्या होती है हमारे पास, एक तो मैंने बोला लार्ज एरिया के लिए होती है, खर्चीली कम होती है, बट पेपर तो वेस्ट होता है ना। लेकिन और क्या होता है इसमें, लोगों ना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। एक तो मैं गई किसी के पास पूछने के लिए, उससे मैंने बातचीत करी, ठीक है। एक कोई मेरे पास पेपर आया कि इसको फिल करके दे दो, हम क्या करेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जरूरी क्या है। तो इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो जो प्रश्नावली है उसके नीचे उसको रिटर्न करने के लिए भेजे, मतलब नोट लिखे कि इसको प्लीज फिल करके इस तरीके रिटर्न कर दे, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होता है, लोग इंटरेस्ट जो है वो कम दिखाते हैं, खर्चीली कम होती है, लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होती है, बट जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं मिल पाता हमें। कई बच्चे कई बार बोरिंग हो जाते हैं तो सबको यस 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 पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेलिंग मेथड। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो गणक विधि है, न्यूटन मेथड है, इसमें क्या होता है, सेम मेल, जैसे हमने प्रश्नावली मेल करी, इसमें क्या होता है, मेल नहीं करते हैं। मैं एक परफॉर्मा लेके जाऊंगी, जो मुझे पूछना है मैंने उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन तैयार करी हुई है, मैं खुद जाऊंगी जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है और मैं उनसे पूछ के कि आपके घर में कार है, यस और नो, ठीक है। ऐसा पूछ के मैं उनसे पूरी जो प्रश्नावली है वो भरवा दूंगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं गणक विधि। अब जो गणक है या एमुलेटर है वो कौन होता है, जो मेल लेकर जाता है, मतलब जो क्वेश्चन लेके लोगों के घर जाता है उसको बोलते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये सबसे खर्चीली विधि है, क्योंकि खर्चीली विधि सेम जैसे हम डायरेक्ट वाले में बोल रहे थे सेम वैसी होती है, क्योंकि जो लेके जा रहा है उसको भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट एक्यूरेट हमें डाटा मिलता है, ठीक है। मतलब उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम गणक विधि। क्या बोलते हैं उसको हम। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको समझने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हो, कई बार आपको भी सर्वे करने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कैसी प्रश्नावली तैयार करनी है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन है, मतलब अच्छी प्रश्नावली के गुण कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि भरने वाला भी बोर हो जाए, ठीक है। तो पहला है कि प्रश्नों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सेकंड,
सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या घुमाव क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि उसको सामने पढ़ने वालों को भी समझ ना आए। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, मतलब कोई जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जैसे हमने पूछा कि आर यू मैरिड, सॉरी कि आपकी शादी हो रखी है, ठीक है, कि आर यू मैरिड, तो अगर वो मैरिड है तो उससे बेस क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऐसे ही पहले ही नहीं पूछ लेना चाहिए कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें नॉन कन्वेंशनल का मतलब मतभेद रहित होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोई भेदभाव हो, ठीक है, कि हमें क्वेश्चन ऐसे ही हमारी फीलिंग्स को हर्ट करा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि सामने वाले को कैलकुलेटर निकाल के उसको कैलकुलेशन करना पड़े फिर उसको फिल करना पड़े, नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होने चाहिए। प्री टेस्टिंग होनी चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन बना के खुद भरवा के देखूं आसपास लोगों से या मेरे आसपास जो काम कर रहे हैं उनसे कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है किसी को। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है इस क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन देरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पे आपको लिखना है, किस पे आपको टिक लगाना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। जब आपको एग्जाम में होता है कि पहले से लेके दूसरे क्वेश्चन तक, मतलब पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इनकी टाइम लिमिट इतनी होनी चाहिए, वो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है। तो ऐसे ही अगर हम प्रश्नावली को भेज रहे हैं तो उसके आगे हमें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि किसको हमें क्या क्या फिल करना है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न होनी चाहिए लास्ट में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें किसी को मेल कर रहे हैं या प्रश्नावली भेज रहे हैं तो उसमें उसको लौटाने के लिए रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि भाई भर के इसको टाइम पे लौटा देना। तो ये होते हैं हमारी गुड क्वेश्चन लेयर की कंडीशन। जैसे हमने बात करी कि जो प्राइमरी डाटा है वो हमें कैसे कलेक्ट करते हैं, सेम अगर हम बात करें कि जो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा है वो हम कैसे करते हैं, तो ये दो तरीके से होता है, एक तो पब्लिश्ड, एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश मतलब जो छपा हुआ है, प्रकाशित स्रोत है, और दूसरा अप्रकाशित। तो जब प्रकाशित की बात करेंगे तो हमें ऐसा कौन सा डाटा है जो हमें मिल जाता है प्रकाशित पब्लिश में, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई डाटा लेना है तो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके हमें छापा हुआ है, ठीक है। तो हमारे प्राइवेट डाटा है तो उसमें हम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इनके जो डाटा होते हैं ये पब्लिश होते हैं। ऑब्वियसली कमिटी होती है हमारे पास, बहुत सारी ट्रेड संबंधी चीजें होती है, मतलब जो व्यापार वगैरह होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जितने भी फॉर्मल तरीके से हैं, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारा क्या होता है हमारे पास पब्लिश्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर या मैगजीन अगर हम कोई पढ़ रहे हैं, जैसे हम एक होता है हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और द इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ इंडिया, द सर्वे ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब क्या होते हैं, यूएनए की कोई रिपोर्ट है वो भी पब्लिश होती है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है वो भी पब्लिश होती है, आईएमएफ जितने भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये जितने भी सारे काम हैं, जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे अपने डाटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अनपब्लिश्ड डाटा कौन सा होता है, जैसे अभी हमें स्कूल में कोई रिपोर्ट लेने जानी है या बच्चों का कलेक्शन देखना है तो बच्चों को हमें बता देते हैं, ठीक है। तो उनका जो डाटा है वो पब्लिश नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो हर न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं या कहीं पे कोई रिपोर्ट वगैरह, हाँ कोई फंक्शन होता है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वो हमें पब्लिश में मिल जाएगा। लेकिन अनपब्लिश्ड में हमें, जैसे स्कूल हो गए, किसी की कोई निजी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, तो ये डाटा है वो कौन सा होता है, हमारा अनपब्लिश्ड डाटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ द सेकेंडरी डाटा, कि अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, बट कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, मतलब कुछ प्रिकॉशन है जो हमें लेने चाहिए। लाइक एबिलिटी ऑफ द कलेक्शन, अगर हम कोई डाटा कहीं से हमने लिया तो हमें पता होना चाहिए कि जो डाटा उसने कलेक्ट करा है पहले वाले बंदे ने, उसकी योग्यता क्या है, किसी मतलब किसी ट्रेन लोगों ने कलेक्ट करा है कि ऐसे किसी ने कलेक्ट कर लिया है। अगर वो किसी ट्रेन लोगों ने कलेक्ट करा हुआ तो उसकी योग्यता, मतलब उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, हमारे लिए ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले अगर जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा था पहले, वो किस लिए यूज हुआ था और आज हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेथड ऑफ कलेक्शन, हमें मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हमने 5 मेथड पढ़े थे कि मेलिंग मेथड से है या गणक विधि से है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से है, तो उसका फर्क पड़ता है हमारा जब हम उसको सेकेंडरी डाटा में यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो पर्सनली जाके लिया गया डाटा है तो ऑब्वियसली उसकी जो विश्वास करने की मतलब योग्य है उसकी, तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बन जाती है, ठीक है। फिर टाइम एंड कंडीशन हमें पता होना चाहिए। टाइम और कंडीशन क्यों, जैसे अगर हमें बात करें कि हमें इंडिया में जो वर्कर लोग हैं उनके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो अगर मैं बात करूं
कि इंडिपेंडेंस से पहले का डाटा ले रखा है वो यूज कर रही हूँ, तो वो चीज गलत हो जाएगी। टाइम भी गलत है, वो कंडीशन भी गलत है, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास ब्रिटिशर साम्राज्य था, रूल था, तो उस टाइम की कंडीशन कुछ और थी और आज की कंडीशन कुछ और है। तो हमें जो ये 4 हैं, मतलब आपकी बुक में और भी होंगे, लेकिन मेन जो हमारे पास 4 हैं वो ये हैं कि एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, मेथड और टाइम एंड कंडीशन हमें पता होना चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज कर रहे हैं अगर किसी भी लिए। चलो और देख लेते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास सेकेंडरी डाटा के लिए हैं, कि अगर हमें कभी भी अगर सेकेंडरी डाटा यूज करना होता है तो हम 2 मेथड हैं या 2 हमारे पास एजेंसी बोलो जिसका हम डाटा आंखें बंद करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन तो हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें इनमें बिलीव ज्यादा होता है। सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। तो जनगणना क्या होती है? जन और गणना 2 शब्दों से बना है। जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनती। मतलब मतलब जैसे हमारे इंडिया में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, 2011 में हुई थी, तो उसका डाटा एक बार कलेक्ट हो जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमारे पास, ठीक है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्यूरेट डाटा आता है हमारे पास। अब इसमें हम सेंसस के क्या क्या देख सकते हैं जब हमें एज अ सेकेंडरी डाटा यूज करना है, कि लिटरेसी रेट कितनी है, जेंडर बेसिस कितनी है, कितने लोग शहर में रह रहे हैं, कितने लोग गाँव में रह रहे हैं, कितनों के पास वर्क है, कितनों के पास नहीं है, जनसंख्या घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंसस से हम ये पता कर सकते हैं। सेकंड हमारा NSSO, पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें तो हमें बता दें कि जनसंख्या कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है, रोजगार वाले कितने हैं, बेरोजगार वाले कितने हैं, एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, इसमें हमने ये देख लिया। इसमें हम क्या देखते हैं, किसके पास कितनी जमीन है, कितने लोग शहर में, कितने लोग गांव में हैं, किनके पास मतलब फुलफिल करने के लिए पूरी जरूरतें हैं, किसके पास नहीं है, कौन प्राइवेट जॉब में लगा है, कौन गवर्नमेंट जॉब में लगा। तो ये कौन देखता है? NSSO देखता है, इनकम देखता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है ना इकोनॉमिक्स में कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो वो NSSO है जो गरीबी का निर्धारण करता है कि कौन व्यक्ति गरीबी रेखा में आते हैं, कौन व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था कि कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने यहाँ पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डाटा 2 तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, जहां से उनको कलेक्ट करा जाता है। उसके बाद हमने मेथड देखे, फिर हमने देखा कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसके प्रिकॉशन कौन कौन से हैं, मेलिंग मेथड देखा, और हमने सेंसस और NSS देखा। जो हमारा 3rd चैप्टर है उसमें हम सेंसस और सैंपल मेथड की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे उसमें। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।